हेलो एवरीवन। मी निशिता अग्रवाल एन के अग्रवाल चैनल में आपको स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10वीं में जो मस्ट डू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि मस्ट डू टॉपिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसमें। एंड ग्रामर विद है, इसमें ग्रामर के भी बता रखे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पूरा फुल आपकी फाइनल बोर्ड्स की तैयारी के लिए ये मस्ट डू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 2 पार्ट्स की वीडियो में करेंगे, पार्ट 1 एंड 2। ये हमारा पार्ट 1 है। हम देख लेते हैं। ये शिक्षा निर्देशालय दिल्ली जिला पूर्व हिंदी कक्षा 10वीं मस्ट डू टॉपिक्स 2021 और 20 हिंदी विषय में है। ये हमारे नीचे कोई सुंदर सी लाइनें लिखी हुई है, टीचर्स ने बनाया है, एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है। संस्कृत की लाडली बेटी है ये जिंदगी, बहनों का को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओज शिवानी है और अंगूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रयास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने वाली शकल है ये हिंदी। ये हमारे टीचर्स ने बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है। ये टीचर्स जो इन्होंने तैयार किए उन टीचर्स के नाम है। ये शिक्षा निर्देशालय, उप शिक्षा निर्देशीय और जीडीपी की रचनाएं। अब हम देख लेते हैं पहले हमारे सिलेबस में कौन कौन सा रहा है। इसमें हम डिलीटेड सिलेबस जो सिलेबस में आ रहा है सब एक बार में दोबारा रिवाइज करेंगे कौन कौन सा आ रहा है। हमारा हिंदी में जो क्षितिज का है, वो क्षितिज जो ग खंड है उसमें से नेताजी का चश्मा आ रहा है। कौन सा आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा साइज स्लो कर लेते हैं। हाँ, इसमें से हमारा नेताजी का चश्मा आ रहा है। फिर इसका आ रहा है हमारा बाल गोविंद भगत, फिर लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसकी हम अभी शॉर्ट समरी भी करेंगे। ओके, इसमें हम अभी शॉर्ट समरी भी करेंगे, इसकी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे क्षितिज में सूरदास के पद, लक्ष्मण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह और अट नहीं रही है और कन्यादान। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारा कन्यादान वाला और सूरदास के पद। ये हमारे बहुत ज़्यादा पेपर में इन दोनों चैप्टर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दोनों पोएम्स पे खंड पहला है और इनमें से बाल गोविंद भगत है और जो लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दी जो खीरा काटने की उनकी क्या प्रक्रिया रही थी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। फिर हम आगे देखते हैं हमारा जो कृतिका है, जो हमारी दूसरी बुक है, उसमें माता का आंचल, जाज पंच की नाक और सना सना हाथ जोड़ी। बच्चों को ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं, माता का आंचल और जाज पंच की नाक। सना सना हाथ जोड़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारा कृतिका हमेशा क्षितिज से ऑप्शनल में आते, तो आप चाहें तो ये नहीं कर सकते, बट आप माता का आंचल और जाज पंच की नाक तो पढ़ ही लें एंड अच्छे से मतलब याद करें। और सना सना हाथ जोड़ी एक बार पढ़ के आप छोड़ सकते हैं इसे। फिर हम देखते हैं हम जो हमारा हिंदी में व्याकरण में हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, हम इसे अभी नीचे डिस्कस करेंगे अभी, और आगे जब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में शायद इसे डिस्कस करेंगे। इसके फिर वाच्य है रस के अंग व प्रकार एंड पद परिचय। ये हमारा जो सिलेबस 10th क्लास में आ रहा है, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सब वहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड करके और उससे रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हमने एमसीक्यूज भी टीचर ने ऐड करे हैं जिससे बच्चों की बहुत अच्छे से रिवीजन हो। फिर हम आगे चलते हैं। हम अब ये हमारे हैं डिलीटेड टॉपिक्स। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं, इसलिए हमने डिलीटेड टॉपिक्स भी हमारे टीचर्स ने डाले। कोर्स ए का है सारा चीज़, कोर्स बी की अभी थोड़े दिनों बाद आएंगी तब मैं वो भी डाल दूंगी, बट अभी ये कोर्स ए है। जो क्षितिज का हमारा काव्य खंड है उसमें से पार्ट 3 सवैया जो कविता देव की है ये भी नहीं आ रही है, मतलब डिलीटेड टॉपिक्स नहीं आ रही है। पार्ट 4 है आत्मकथा, ये भी नहीं आ रहा है हमारा। यह दुर्कृत मुस्कान फसल, ये भी नहीं आ रहा है। छाया मत छूना, ये भी नहीं आ रहा है। संगतकार, ये भी नहीं आ रहा है। फिर हमारा जो गद्य खंड है वो हमारा है पार्ट 14 एक कहानी यह थी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, ये नौतुक खाने में इकबाल और संस्कृति। ये हम चारों चैप्टर यहाँ से भी कर चुके हैं हमारे गद्य खंड से। फिर हमारी जो कृतिका है उसमें हमारे अय्या ठयो झुल्ली, हिरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों चैप्टर भी कट चुके हैं हमारे। और जो ग्रामर में मैंने आपको लिखवाई थी, ग्रामर में कटे हुए टॉपिक्स लिखवाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए टीचर्स ने शायद नहीं डाला होगा। फिर हमारा जो कोर्स अ है उसमें प्रश्नों के प्रकार, उसमें प्रश्न किन प्रकारों से पूछ लेंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी और अंक कितने होंगे और कुल अंक कितने होंगे। तो हमारा है सबसे पहले, आजकल जो अभी इस टाइम सिलेबस रिड्यूस्ड है इसलिए
जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो सीबीएसई ने डिसाइड करके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे 40 आएंगे, प्रश्नों की संख्या में 40 हैं, 1 अंक वाले होंगे और इनके कुल अंक कितने होंगे, 40 होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एंड जो लघु वर्णनात्मक प्रश्न है, जो थोड़े से हल्के से 2-2 लाइन के वर्ड और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो हमारे 7 आएंगे, वो हमारे 2 नंबर के होंगे और वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये 14 नंबर हमारे टोटल हो जाएंगे। फिर जो दीर्घ प्रश्न होता है, थोड़े से मतलब हमें कम से कम 100 से 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, वो हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, हमारे इसमें 6 मार्क्स बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमें 40 मार्क्स एमसीक्यू में मिल रहे हैं, हमें डिटेल में थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इन दोनों का आंसर दे सकते आसानी से। फिर हमारे दे रखे हैं इसमें रचनात्मक लेखन, जिसके अंदर हमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन। हम संदेश लेखन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके। एंड हमारे जो अनुच्छेद लेखन है सब एक एक ही आएंगे। ये पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सब 5-5 मार्क्स के होंगे। इनके टोटल हो गए हमारे पे 5, 10, 15, 20, हमारे 20 मार्क्स का रचनात्मक लेखन आएगा, जो हमारा इन सब का टोटल करके हमारा 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें देखिए 40 नंबर तो हम एमसीक्यू में ले लेंगे। अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे हमारे, तो फिर 40 नंबर से हमारे प्लस हो जाएंगे 14 और 6, फिर हमें 5-5 नंबर इन पत्र लेखन में मिलेगा। अगर टीचर हमें 4-4 नंबर भी देता तो हमारे 70 प्लस तो बन ही जाते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। जो प्रश्न पत्र अगर हम हल करते हैं उस टाइम हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें यह भी दिया गया है, प्रश्न पत्र दिए गए हैं, निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़े, मतलब जो क्वेश्चंस है उनको ध्यान से पढ़े, उन्हें अच्छी तरह से पढ़े। दोबारा वही लिखा गया है, शब्द सीमा के अनुसार ही उत्तर दे। जो जैसे 20 से 30 वर्ड का था, मतलब हमें 2 या 3 लाइन में ही उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर के अंक को उचित जगह छोड़े, मतलब जिनके आपको नहीं आते उनकी थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ दें पत्र गद्यांश को शुरू करने से पहले, कि ये है तो उसी के सभी प्रश्न मतलब अनुच्छेद गद्यांश ही करें, उसके अलावा कोई आप 10th क्वेश्चन ना घुसा दें। प्रश्न पत्र कर में ही करना का प्रयास करें, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है हमें 1-2 ही करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। कभी हम कर रहे हैं 1 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे 10 पे, फिर आगे हम 22 पे, फिर हमें आगे 2 वाला क्वेश्चन आ गया, याद आ गया, ऐसे नहीं करना है। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें, और जो सभी हमारे ऑप्शंस वाले हैं उनका क अच्छे से लिखना है हमें। एंड सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात होती है, जो लिखावट सुंदर हो, साफ रखे, गलतियों का ना होने का विरोध ध्यान रखें, मतलब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम ऐसा करते हैं हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए हम इसमें से हम 2 चैप्टर अभी निपटा देंगे, या 1 को 10 में हम शायद हम सूरदास के पद निपटा सकते हैं। ये हमारी शायद 3 या 4 पार्ट्स में वीडियोस बनेगी, कोई नहीं, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कि जिससे बच्चा डिसपॉइंट हो जाए। हमारा ये इसमें क्षितिज पद्य खंड से सूरदास के पद दिए गए हैं। सूरदास के पद जो प्रथम पद है उसमें सूरदास द्वारा रचित के पद सागर से भ्रमित के लिए गए हैं। जो सूरदास का ये रचित पद सूरसागर है, वहाँ से ये 4 पद ब्रज भाषा के लिखे गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों का योग संदेश भेजा था। कृष्ण ने मथुरा खुद न जाकर वह उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, इसी कारण उन्हें उद्धव को यह संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव पर व्यंग्य बाण ताने कसना छोड़ना लगती हैं, मतलब उद्धव को ताने देने लगती हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग्य किया है कि उद्धव कृष्ण के पास निकट रहकर भी उनके साथ नहीं हुए, इसलिए वे बड़भागी हैं। गोपियों ने उद्धव को कृष्ण बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वे उद्धव के कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में लीन नहीं हुए। कृष्ण की संगत में रहकर उद्धव प्रेम से अछूते रहे। यही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई, आपने पढ़ भी रखा होगा डिटेल में, जब आपके पास काफ़ी टाइम था, 6-7 महीने थे। गोपी ने स्वयं को अबला और भली क्यों कहा है, क्योंकि वे छल कपट में चतुराई से दूर थी, क्योंकि वह सिर्फ प्रेम करती थी, वह कोई छल कपट नहीं करती थी। गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से तथा श्री कृष्ण से गुड़ में लिपटी चींटियों की तरह की है। गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की तरह की थी। एंड उन्हें योग्य संदेश किस प्रकार लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। यही हमारे पूरे में दिया गया है। वो जो आपके 4 पद है उसकी एक्सप्लेनेशन है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्पद। इसमें हम क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा।
मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड मैं PDF का लिंक नीचे डाल ही दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके देखते हैं हम संबंधित प्रश्न। गोपियों ने बड़भागी कहकर उद्धव के व्यवहार पर कौन सा व्यंग्य किया है? ये आप सब जानते हैं, अभी आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको आता भी होगा तो आप इन सब के आंसर मेरे को आप ऐसे करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से आपको अच्छे से आते हैं। उद्धव के प्रेम विहीन रहने की तुलना किस किस से की गई है? आप बता सकते हैं। एक तो था घड़े पर पानी लगा, वो तेल में, वो पानी में डुबा दो घेल में, है ना, वो वाला था। 2 आपको दिए गए थे बुक में, फर्स्ट पैरा में ही दिए गए हैं। ये क्या लिखा है? भोली भोली गोपियों और चींटियों में क्या समानता है? ये आप देख सकते हैं, भोली भाली गोपियों में। ठीक है, गोपियों ने स्वयं को अपला और भोली क्यों कहा है? ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। एंड उद्धव कौन सा संदेश लेकर आए थे? ये तो आप सबको पता होगा कि योग्य संदेश लेकर आए थे। गोपियाँ उद्धव की बातों से क्यों निराश हो गई? क्योंकि जो कृष्ण है वो योग्य संदेश, उन्होंने खुद ना आकर वो उद्धव के द्वारा योग्य संदेश भेज देते हैं। गोपी अपने मन की व्यथा क्यों नहीं कह पाती? क्योंकि वह अपने मन की बात सिर्फ कृष्ण को ही बता सकती है और किसी को नहीं बता सकती। ये भी आप सब जानते ही हैं। किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं? ये आप सब ऊपर आपको मिल जाएंगे आंसर, एंड आपने पढ़ रखा होगा। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। हमारे 2-2, 3-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? बहुत अच्छा, आप जान सकते हैं। ये गोपियाँ योग के संदेश को कैसे लोगों के लिए उपयुक्त मानते हैं जिनका मन चक्री होते हैं? गोपियों ने अपनी तुलना किस पक्षी के साथ की थी? हारिल पक्षी के साथ की थी। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये हमारे MCQ बेस्ड में भी आ सकता है। गोपियाँ ये क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? ये भी आप सब जानते हैं, क्योंकि वो उनके पास नहीं आते, वो पहले ही बहुत चतुर थे और अब वो राजनीतिक गुरु ग्रंथ पढ़ के और चतुर हो चुके हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा का कर्तव्य याद दिलाती हैं। ये हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। ये हमारा जो लास्ट, हमारा जो 4th पद है, जो हमारा 4था पद है, पैराग्राफ है, उसमें ये दिया गया है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 13 क्वेश्चन थे। आप इन्हें अपने इसके आंसर कॉपी में लिखें। जो आंसर नहीं आता मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं उनका आंसर्स बताऊंगी आपको फिर। और मेरे आई होप आप सबको ये सारे आंसर्स आते होंगे। फिर हम एक चैप्टर और कर लेते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो एक सीता का स्वयंवर, ये काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से पाठ लिया गया है? तो ये रामचरितमानस का बाल खंड का पाठ है, ध्यान रखें। ये अवधी भाषा में ये रचित है। ये हमारा परशुराम का, इसमें वो आता है रेखा चित्र, परशुराम का स्वभाव कैसा था। लक्ष्मण का भी आता है और राम का भी आता है और विश्वामित्र का भी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। ये सीता स्वयंवर की बात होती है, जब वहाँ पे सीता के लिए, शादी के लिए वो वर ढूंढ रहे होते हैं, तो धनुष राम जब जैसे ही धागा बांधते हैं वैसे ही वो धागा को कुछ और कहते हैं, मतलब वैसे ही धनुष टूट जाता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है। जो परशुराम होते हैं वो हमारे शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो उनको क्रोध आ जाता है, तो वही वहीं से आप ये इनको रीड कर लीजिएगा। और एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इनके 7 क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, हमारे इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान शत्रु बताया था? ये आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप मुझे बताएं, मैं इसका कमेंट में आंसर बताऊंगी। हाँ, नहीं बताऊंगी, पहले एक बार आप ट्राई करें। परशुराम ने अपनी वीरता का बखान किस प्रकार किया है? आप जानते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे उस टाइम। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? ये भी आप जानते हैं। लक्ष्मण ने अपने वंश के बारे में क्या क्या कहा? कौशिक ने परशुराम से क्या प्रार्थना की? राम के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई गई है? ये वाला हमारे एक इम्पोर्टेंट है कि राम के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। कौशिक ने परशुराम से क्या कहा? मतलब इसमें सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सब पढ़ लीजिएगा। एंड जो फर्स्ट वाला है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में भी लिख सकते हैं। एंड जो आपको नहीं आता मैं आपको फिर से कहती हूँ, आप मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जब उसके बाद हमारा है उत्साह और अट नहीं रही है, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हम इस टाइम हमने कहा लास्ट टाइम परशुराम पे थे, इसलिए हम इसको यहीं एंड करते हैं। एंड बाय। एंड कोई डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।